आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और आज हम आपको इस शो में हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट आपको देंगे। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कमाई के मौके बताएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ भी देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि हमें तमाम कमोडिटी पर अपनी रणनीति बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों के साथ। कमोडिटी मार्केट की जो बड़ी खबर उसमें सोने की अगर बात करें तो करीब 250 रुपए की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। भाव 50,000 के पास इस वक्त देखने को मिल रहा है। डॉलर में जिस तरह से एक हल्की तेजी आई है उसका असर सोने में देखने को मिल रहा है और आज भी कमजोरी के साथ ही शुरुआती कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कॉमिक्स गोल्ड $1690 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 500 रुपए की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। 55,100 पर इस वक्त चांदी भी कारोबार कर रहा है और यहाँ पर भी जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, तो यहाँ पर भी मंदी का एक डर है जिसके चलते मांग पर असर देखने को मिल सकता है और उसी का असर है कच्चे तेल में। $160 के आसपास कारोबार कर रहा है, $160 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो कच्चे तेल में भी आज मंदी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी जो उत्पादन में कमी आई है उससे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 627 के ऊपर इस वक्त नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है, तो मिला जुला कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस में। MCX पर नेचुरल गैस 627 के ऊपर करीब 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कॉपर कमजोर, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर कॉपर में कमजोर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव 623 के नीचे इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मंदी की आशंका देखने को मिल रही है और उसके वजह से एक दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कॉपर और जिंक दोनों में ही कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं लेड और एल्युमिनियम भी इस वक्त कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं एग्री कमोडिटी की खबरों पर, तो यहाँ पर मेंथा ऑयल में देखिए हल्का दबाव 1008 के पास कारोबार कर रहा है मेंथा ऑयल। कॉटन दायरे में कारोबार कर रहा है, करीब 43250 के लेवल्स के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। बारिश से फसलों को नुकसान होने की खबर आ रही है और आइस कॉटन पर नजर डालेंगे तो $102 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो कॉटन में हल्की तेजी इस वक्त दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हल्दी पर देखेंगे तो कम बुआई से सपोर्ट 7,850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है हल्दी। जीरा में कम आवक से सपोर्ट है और 23,800 के ऊपर इस वक्त जीरा दिखाई दे रहा है। धनिया मांग ज्यादा होने के कारण 12,200 के करीब इस वक्त धनिया भी कारोबार कर रहा है। तो ये है एग्री कमोडिटी का पूरा अपडेट आपके लिए। एक एक कर इस पे बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन इस वक्त मौजूद हैं और ट्रेड बुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुछ ही देर में हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह भी मौजूद होंगे, उनको भी इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और राय लेंगे पहले कच्चे तेल पर। क्या करना चाहिए? यहाँ पर तो दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। डिमांड साइड का प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, सप्लाई साइड प्रेशर भी बना हुआ है। तो ट्रेडर्स को इस समय कच्चे तेल में किस तरह की रणनीति अपनाने की चलनी चाहिए और आगे के लिए ट्रेंड क्या देख रहे हैं आप? नमस्कार पूजा, बिल्कुल यहाँ पे दोनों तरफ के जो है रुझान देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली थी और जो ग्लोबल रिसेशन की खबरें निकल कर आ रही थी जिसके चलते हमने कीमतों को फिसलते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे डिमांड साइड अभी भी काफी टाइट है। यूएस प्रेसिडेंट के सऊदी अरेबिया और यूएई के विजिट के बाद भी यहाँ पे अभी ऐसी कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं निकल कर आई है कि यहाँ पे ओपेक प्लस की तरफ से जो है वो उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे यूएस में पीक समर ड्राइविंग सीजन में जो गैसोलाइन है उसका जो डिमांड है वो कम होता हुआ नजर आया है, जिसके चलते कुछ आज दबाव जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्लोबल जो सप्लाई पोजीशन है वो अभी भी टाइट है, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पर यहाँ सपोर्ट्स बने रहेंगे। WTI में $95 यहाँ पे मजबूत सपोर्ट्स बने हुए हैं, वहीं ऊपरी लेवल्स पर $102 से $104 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारा मानना है कि अगर यहाँ थोड़ा और डिप मिलता है कहीं भी 7,840 7,850, तो वो अगस्त वायदा में बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। फिर कीमतें एक बार 8,040 से 8,080 तक के स्तर जो है वो अगले 1 से 2 दिन में दिखा सकती है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 7,750 का रखना चाहिए।
तो डिप में यहाँ पे कच्चे तेल में बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो डिप में फिलहाल खरीदारी करने की सलाह है क्योंकि तेजी की व्यू इस पर दिखाई दे रहा है। इस पर हम थोड़े और भी व्यूज लेंगे, एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन शुगर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, शुगर एक्सपोर्ट को लेकर, और यहाँ पर शुगर एक्सपोर्ट की जो लिमिट है वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ समय पहले हम एक खबर आई थी कि सरकार ने इस पर लिमिट लगा दी थी, लेकिन अब फिलहाल जिस तरह की पैदावार हो रही है, अच्छे पैदावार की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है, चीनी का स्टॉक बने रहने की संभावना है, उसके चलते माना जा रहा है कि 10 से 12 लाख टन अतिरिक्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये कंपनियां भी लगातार मांग कर रही थी कि उनको विदेशी ऑर्डर भी पूरा करना है और उसके चलते यहाँ पर सरकार इस तरीके का फैसला ले सकती है। इस खबर के और क्या मायने हैं, कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ श्री रेणुका शुगर से अतुल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। ये जो खबर आ रही है शुगर एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ाने की, बीच में हमने देखा था कि सरकार ने इस पे लिमिट बढ़ाया था, अब लिमिट लगा दिया था, अब वो बढ़ाने की बात की जा रही है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और क्या चीनी कंपनियों के पास एक मौका है कि वो उनके जो स्टॉक्स हैं उसमें उसको वो उपयोग कर सके, उसमें वो उसको वो रिड्यूस कर सके, तो इसका स्टॉक पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, फिर आगे प्राइस पर भी चर्चा करेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, शुगर का हिंदुस्तान में स्टॉक की तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि अपने लोगों ने जो सीजन स्टार्ट हुआ था पिछले अक्टूबर में, तो हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक था 85 लाख टन का, और इस बार जो शुगर का प्रोडक्शन हुआ है वो समझ लीजिए 395 लाख टन। तो अगर उसका डिस्पोजल की बात करें तो सब मिला के टोटल ये हो जाता है 480 लाख टन। उसका डिस्पोजल अगर देखें तो 3.5 या 35 लाख टन तो डाइवर्ट हुआ डायरेक्टली केन के अंदर, ये एथेनॉल में। तकरीबन 27-27.5 लाख टन के आसपास अपने गिनते हैं कि 275 लाख टन के आसपास डोमेस्टिक कंजम्पशन, और 10 मिलियन या 100 लाख टन एक्सपोर्ट में हुआ। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का जो कैरी आउट होगा वो तकरीबन 70 लाख टन का होगा। मतलब गवर्नमेंट की जो हम लोगों की जो बातें हुई हैं, गवर्नमेंट कंफर्टेबल है अगर 3 महीने का स्टॉक हो, यानी कि करीबन 60 लाख टन का अगर स्टॉक रहता है, तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि गवर्नमेंट इसको एडिशनल 1 मिलियन टन क्यों ना परमिट करे। इससे क्या होगा, एक तो दूसरा, हिंदुस्तान के डोमेस्टिक बाजारों में तो कोई इसका फर्क पड़ नहीं रहा है इन्फ्लेशन का, जो बाजार जहां थे वहीं के वहीं हैं। पर इंटरनेशनल मार्केट में आज बाजार अच्छे हैं तो हिंदुस्तान को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और रुपया भी काफी कमजोर है, तो इसका भी फायदा हिंदुस्तानी मिलों को मिलेगा। और मैं समझता हूँ जो इतना स्टॉक हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है, जिसमें कि 71 लाख टन तो हम लोग गिनते हैं कि ये रॉ शुगर भी पड़ी हुई है जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जा सकती है। तो ये सब कुछ देखते हुए मैं समझता हूँ जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो शायद गवर्नमेंट माने, और ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा कि हम लोग नया सीजन स्टार्ट करेंगे लोअर शुगर लेवल से और लोअर इन्वेंट्री से, और अगला सीजन भी, अभी तक तो इंद्रदेव मेहरबान है, तो मैं समझता हूँ कि अगला सीजन भी गन्ने का बहुत अच्छा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। अच्छा है, फेवरेबल है सारी कंडीशन। जी अतुल जी, भारत से अगर सप्लाई बढ़ती है ग्लोबल मार्केट में तो फिर इससे प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या वहां पर कुछ कमी आएगी, और अगर कमी आएगी तो फिर कितनी कमी आ सकती है? देखिए जी, जितनी अगर मान लीजिए 1 मिलियन टन या 1.2 मिलियन टन गवर्नमेंट अगर परमिट करती है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी लोगों के इन हैंड हैं, तो जो लोगों को सप्लाई करना बाकी हो, जो कि हम लोग डिफॉल्ट करने के कगार पे आ गए थे, तो अगर ये परमिट हो जाता है तो मैं नहीं समझता इसका कोई खास बाजारों पे इफेक्ट होगा। और जहां तक अपनी ब्राजील की बात करें, ब्राजील में भी शुगर का प्रोडक्शन मोर और लेस लास्ट ईयर लेवल पे होता दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता दिख रहा हो। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इसको परमिट करती है तो ये वेलकम डिसीजन होगा और इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी होगा। प्राइसेस में इसका कोई बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता मेरे को तो।
ओके और अगर आपकी कंपनी की बात करें तो कितना कॉन्ट्रैक्ट है अभी, कितना आप अभी एक्सपोर्ट कर रहे हो? अगर ये फैसला आ जाता है तो क्या कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है अगर श्री रेणुका की स्पेसिफिकली बात करें तो? नहीं, डेफिनेटली हम साइलेंट पीरियड में हैं, पर जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, रेणुका तो एक्सपोर्ट के मामले में हिंदुस्तान की अग्रणी कंपनी है और इसका फायदा डेफिनेटली रेणुका को भी होगा और हम लोगों के पास भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूट करना बाकी है। मैं समझता हूँ इसका फायदा हम लोगों को डेफिनेटली होगा डिसीजन आ जाता है तो। चलिए बिल्कुल अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस खबर पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। और आज हम देख भी रहे हैं कि इस खबर के बाद शुगर शेयरों में जितने भी है वहां पर अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो जब खबर आई थी लिमिट लगाने की, एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट आया था, लेकिन आज जब फिर लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है तो एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भाविक एक बार आपकी भी राय इस पर लेना चाहेंगे, क्योंकि एग्री कमोडिटीज को आप भी काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। इस पूरे खबर को आप कैसे देख रहे हो? कितना इम्पैक्ट प्राइसेस में पड़ सकता है? क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग पूजा जी। यस, आई थिंक इम्पैक्ट थोड़ा हमें दिखेगा, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट करने का जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सरप्लस है। और प्राइसेस भी अगर देखें तो लास्ट 6 महीने में सारे एग्रो कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ हुई थी, हालांकि कोई भी अगर वो हो, ऑयल कॉम्प्लेक्स हो या स्पाइसेस हो। और अभी धीरे धीरे अगर देखें तो प्राइसेस कम हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एटलीस्ट 3 to 5% के प्राइसेस एमसीएक्स में हमें कम होने देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी है। तो प्राइसेस आई थिंक 5% एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम यहाँ से कम होने की। ये राय यहाँ पर इस खबर पर, और एक टेक्निकल चेक भी हमने आपको बता दिया, शुगर प्राइसेस में भी असर थोड़ा इसका देखने को मिल सकता है। इस बीच एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निर्मल बांग से कुणाल शाह भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। कुणाल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कच्चे तेल पे तो हमने चर्चा की, आपका एक व्यू सोने पर लेना चाहेंगे। यहाँ पर कमजोरी बढ़ती जा रही है, 1700 के लेवल के आसपास था, लेकिन अब वो भी लेवल टूट चुका है और अब 1690 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगला जो बड़ा इवेंट है वो फेड की बैठक है, जिसको कि हम वॉच कर रहे हैं। उसके बाद या उसके पहले सोने में किस तरह के लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं, किस तरह का ट्रेड करने की राय दे रहे हैं इस वक्त सोने पर? जी, एक बार पैनिक में 1680 1675 टेस्ट कर सकता है गोल्ड। मैं ये लेवल से ज़्यादा मंदी में नहीं हूँ। जो भी मंदी के रीज़न है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में है। सो $10-15 का एक डाउनफॉल आ सकता है, 300-400 रुपये एमसीएक्स पे नीचे आ सकता है, प्रोवाइडेड करेंसी रिमेन स्टेबल। सो मेरी राय में यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। 49,600 49,500 के आसपास गोल्ड आता है तो बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन अ फेवर टू गो शॉर्ट इन गोल्ड। ओके, तो सोने में फिलहाल शॉर्ट करने की राय आपको नहीं दी जा रही है। एक बार आपको सोने का हाजिर भाव भी दिखा देते हैं। 24 कैरेट की अगर बात करें, ये बिना जीएसटी के हम आपको बता रहे हैं, 3% जीएसटी के। अगर 24 कैरेट की बात करें तो 4,627 के पास कारोबार कर रहा है पर ग्राम। 22 कैरेट का जो भाव है वो 4,238 के पास कारोबार कर रहा है। 18 कैरेट में देखिए 3,512 के आसपास कारोबार कर रहा है। और जो 14 कैरेट का भाव है इस वक्त हाजिर भाव जो है वो 2,740 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है सोना। ये है हाजिर भाव। तो इस वक्त तो कमजोरी देखने को मिल रही है यहाँ पर। मनोज, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी पर, क्योंकि चांदी में भी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो आप भी कुणाल के साथ जानना चाहेंगे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे या फिर आपका व्यू थोड़ा कॉन्ट्रा है? और सोने और चांदी में प्रेफर्ड बेट आप किस पर लगाएंगे? मेरा मानना है कि आज यहाँ पे ईसीबी की मीटिंग के आउटकम्स भी आने हैं, तो गोल्ड में एक बार यहाँ पे कोई ट्रेड की सलाह नहीं रहेगी। उसको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो ईसीबी की तरफ से कितने बढ़ाए जाते हैं वो देखना चाहिए। लेकिन जहां तक चांदी की बात है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बायस जो वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और आज हमने कीमतों को यहाँ पे $18.65 जो काफी मजबूत सपोर्ट था कॉमेक्स में, उसके नीचे भी कीमतों को फिसलते हुए देखा है। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिए अगर यहाँ 55,500 के स्तर मिले तो चांदी में शॉर्ट कर सकते हैं। 56,050 का एक स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 54,750 के आसपास आए तो वहां पे शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट ले लें। यहाँ पे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और ये बिल्कुल स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए ही रखना चाहिए।
ओके, तो इंट्राडे के लिए आपको व्यू दिया जा रहा है सिल्वर पर बिकवाली करके चलिए 54,700 के लेवल्स के लिए। भाविक, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी पर, और आप की राय क्या होगी? सोना इस वक्त ट्रेड करने के लिहाज से ज्यादा बेहतर लग रहा है या फिर चांदी में आपको ट्रेड के मौके दिखाई दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि चांदी में हमें थोड़ा और वीकनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि चांदी अगर देखें तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल मेटल है। और अगर ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखें तो अभी भी लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक रिसेशन आ सकता है। डिमांड जो है बेस मेटल्स और चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड वो थोड़ी कम हो सकती है। और चार्ट में भी अगर देखें तो उसमें जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है कॉमेक्स में। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें और चांदी नीचे देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे मेरा व्यू होगा कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा अपसाइड आता है 55,300 के करीब, तो वहां से मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा इंट्राडे 54,700 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 55,750। और आज ईसीबी की मीटिंग भी आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक आ सकता है, तो शाम के सेशन में हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज जो भी ट्रेड ले वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ है, क्योंकि 6 बजे के बाद हमें गोल्ड सिल्वर दोनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ओके, तो 6 बजे के बाद गोल्ड सिल्वर में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ईसीबी की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और वहाँ पे जिस तरह के महंगाई के आंकड़े आए यूरोप में, माना जा रहा है कि ईसीबी इस बार पूरे 11 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी का निर्णय ले सकता है, तो उसका एक इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट में सोने चांदी में देखने को मिल सकता है। थोड़ा उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, तो नजर रखिए इनकी चार्ट पर। और क्योंकि ये बैठक है, उसके पहले आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर रणनीति बनाने की राय दी जा रही है। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की चार्ट पर और ग्लोबल मंदी की जिस तरह से आशंका बन रही है इस वक्त हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में भी काफी ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। कॉपर और जिंक भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम भी 210 रुपए के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कुणाल, आपका क्या व्यू बन रहा है बेस मेटल्स पर और ट्रेड कहां देख रहे हैं आप इस वक्त? बेस मेटल मार्केट में अभी जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है वो चाइना में रियल एस्टेट जो सेक्टर है वहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। सो गवर्नमेंट स्टिमुलस देता है कि नहीं वो देखना है। और मेरी राय में बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल, और रेंज बाउंड लग रहा है। कॉपर अराउंड मौजूदा स्तर से आपको 4-5 रुपये की अपसाइड देखने मिलती है। अराउंड 628, 629 वहाँ पे आपको सेल करना चाहिए और नीचे में फिर से 620-21 में कवर करना चाहिए। तो ये राय यहाँ पर बेस मेटल्स में आपको दे दी गई है। मनोज, आपका भी व्यू लेना चाहेंगे बेस मेटल में? इस वक्त हम देख रहे हैं जिस तरह से चार्ट, अगर बेस मेटल की बात करें तो कॉपर और जिंक करीब 0.25% की गिरावट, वहां पर हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेड और एल्यूमिनियम भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं इस कमजोरी में? बिल्कुल, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मजबूती है और यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की खबरें भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे ही बेस मेटल्स जो अपने ऊपरी स्तर है वहां से लगभग 35 से 40% करेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो शॉर्ट में उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, तो थोड़ा अगर डिप मिलता है तो इंट्राडे में कॉपर में 620 के आसपास जो है बाइंग कर सकते हैं। 611 का स्टॉप लॉस रखें, फिर एक बार हम 634 635 तक के स्तर जो यहाँ आते हुए देख सकते हैं। तो गिरावट में कॉपर में बाइंग की रणनीति यहाँ पे बनाई जा सकती है। ओके, तो मनोज की तरफ से भी कॉपर में बाय की रणनीति यहाँ पर है। इस डिप में खरीदारी करने की राय 634 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। भाविक, आपका क्या व्यू बन रहा है बेस मेटल्स में? क्या आपको और भी कमजोरी दिख जा रही है? क्योंकि और कॉपर कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि दोनों ही एनालिस्ट ने यहाँ पर कॉपर में रणनीति सुझाई है। आप क्या थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पर शेयर करते हैं? जी, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू ज़रूर से शेयर करूँगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि जिस बेस मेटल्स की रैली है वो सस्टेनेबल है, अनलेस एंड अनटिल चाइना कोई लार्ज स्टिमुलस दे रहा है। और अभी तो लग रहा है कि आई थिंक लार्ज स्टिमुलस नहीं देगा, तो यही एक्शन पे हमने थोड़ी रिलीफ रैली बेस मेटल्स में देखने को मिली आई थिंक। और कॉपर अगर 645 650 के एक जोन है जो काफ़ी रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनली हमें 700 तक लेवल्स देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक जब तक वो 635 के नीचे सस्टेनेबल है तब तक एटलीस्ट नीचे 610 605 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो इंट्राडे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा अपसाइड आता है 626 627 के करीब,
तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 630 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे स्टॉप लॉस मेरा इंट्राडे टारगेट रहेगा 618 का। ओके तो ये टारगेट भी आपको दे दिया गया है। एक दायरे में देखने को मिल सकता है कॉपर। दोनों साइड के देखिए आपको रणनीति यहाँ पर सुझाई गई है। कॉपर में अगर आपको बाय करना है तो 634 के लेवल्स तक के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, और अगर सेल करना है तो नीचे की तरफ जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो 618 के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड लें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें। चाइना की तरफ से अभी किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलता है वहां पर, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे बेस मेटल की चाल कैसे होती है। फिलहाल ओवरऑल ट्रेड वीकनेस का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको बाय ट्रेड भी लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर व्यू लीजिए खरीदारी का भी। एक बार बात कर लेते हैं नेचुरल गैस पर भी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा मिला जुला कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से उत्पादन में भी कमी आई है, इसके चलते करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर नेचुरल गैस में MCX पर देखने को मिल रही है। वहीं नाइमेक्स पर बात करेंगे, नेचुरल गैस करीब $8 के नीचे है और वहां पर 2% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। कुणाल, क्या व्यू बन रहा है आपका नेचुरल गैस पर? क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? जी, नेचुरल गैस में जो अभी मेजर ट्रिगर पॉइंट है वो है US में जो LNG प्लांट बंद है, अगर वो फिर से रीस्टार्ट होता है तो एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन में थोड़ा बहुत गैस के प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं। सो अराउंड 615 के आसपास गैस बाय कर सकते हैं 630 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 608 का। ओके ठीक है, तो ये व्यू नेचुरल गैस में आपको दे दिया गया है। मनोज, आपका क्या व्यू बन रहा है नेचुरल गैस पर? यहाँ पे डिप में बाइंग की जा सकती है 610 612 के लेवल्स के आसपास, 604 का स्टॉप लॉस रखकर। ऊपर में 630 634 ये एक टारगेट रेंज रहेगी, वहां पे हम बार बार रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो 630 34 की रेंजेस में आए तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन एग्जिट करना। ओके तो ठीक है, ये व्यू आपको दोनों ही एनालिस्ट ने सुझा दिया है। चलिए अब क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं एग्री कमोडिटीज की चाल पर भी, और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉटन में। कॉटन में अगर हम देखेंगे तो MCX कॉटन इस वक्त 43,250 के नीचे कारोबार कर रहा है। हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बारिश से फसलों को नुकसान होने की भी खबर निकल कर आ रही है। आइस कॉटन पर नजर डालेंगे तो वो $102 के ऊपर है, करीब 1.5% की से ज्यादा की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। भाविक, आपसे जानना चाहेंगे कॉटन में किस तरह का कारोबार आप देख रहे हैं, आगे के लिए ट्रेंड क्या वॉच कर रहे हैं आप, और कोई रणनीति सुझाएंगे कॉटन में? जी जरूर से। कॉटन में आई थिंक मुझे अभी भी लग रहा है कि आगे जाके भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। जो आइस कॉटन की बात करें तो 104 से जो नीचे आया था तो अभी वापस रिकवरी हो रही है, और अगर हम इंडिया में भी देखें तो डिमांड वापस शुरू हो गई है, क्योंकि प्राइसेस में थोड़ा बहुत गिरावट आई थी। और मेन फैक्टर्स अगर देखें तो इनफैक्ट सोइंग अच्छा है, बट इस बार जो बारिश ज़्यादा हुई है गुजरात और महाराष्ट्र में, तो उसकी वजह से अभी देखना पड़ेगा कि हार्वेस्टिंग कितनी हो रही है, और एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा क्रॉप डैमेज हो सकता है। तो इसकी वजह से लास्ट ईयर से इस बार का जो हार्वेस्टिंग या स्टॉक है वो कम आ सकती है। तो उसकी वजह से हमें प्राइसेस में देखने को मिल रहा है एक अपसाइड मूवमेंट, और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके भी एटलीस्ट हमें 45,000 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। इंट्राडे की स्ट्रेटेजी अगर देखें तो आई थिंक इंट्राडे मुझे अभी भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। तो 42,400 के करीब अगर आता है तो आई वुड सजेस्ट कि लॉन्ग कर सकते हैं 42,800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 42,150 का। ठीक है, 42,800 के लेवल्स यहाँ पर MCX कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। भाविक, क्विकली आपसे स्पाइसेस पर भी जाते जाते व्यू लेना चाहेंगे। मसाला कारोबार में भी हम देख रहे हैं शुरुआती तेजी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, धनिया, जीरा, वायदा सभी में आज तेजी है। यहाँ पर कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? जी मैं जीरा में लॉन्ग की पोजीशन करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस बार गुजरात में बारिश जो है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है, और जहाँ पे यूजुअली जीरा की जो कल्टीवेशन गुजरात में हुई है उस वहाँ पे थोड़े बहुत क्रॉप डैमेज की अभी बातें शुरू हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये वापस 24,500 तक दिख सकते हैं। तो जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड अभी 23,660 चल रहा है, तो यहाँ से ही मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 24,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 23,350 का। तो जीरा में कॉन्ट्रैक्ट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं।
ठीक है, तो जीरा में बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मनोज जी, भाविक जी, कुणाल जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।